यूरोपियंस कितने मुनाफिक हैं कि वेनेजुला में भी जाके अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद ईरान में भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब ग्रीनलैंड की बारी आती है तो ये लोग कहते हैं नहीं ग्रीनलैंड को छोड़। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त जो जंग की सूरत हाल बनी हुई है, इसके ऊपर ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि ईरान ने अपनी नेवी को ये ऑर्डर्स दे दिए हैं कि आप अपनी ड्रिल स्टार्ट कर दें। इसके साथ साथ यूएस ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी ईरान के करीब अब कर दी हैं। यूरोपियन यूनियन ने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है और जवाब में ईरान ने यूरोपियन यूनियन के 27 ममालिक को दहशतगर्द करार दे दिए। तो ये मामला बहुत संगीन होता जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो ऑप्शन रखी गई थी वो ये थी कि या तो ईरान का मिसाइल सिस्टम जो है इसको तबाह कर दिया जाए, या वहाँ पे जो है वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की लीडरशिप को उड़ा दें। फिर ये भी असेसमेंट पेंटागन की तरफ से की गई कि भाई ये अगर हम रजीम कमज़ोर हो चुकी है, इस पर 1-2 स्ट्राइक्स करेंगे तो रजीम चेंज हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे वहाँ पे एहतजाज के बाद। और चौथी और आखिरी ऑप्शन ये है कि इमाम खमेनी को एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो सारी बातें हैं ये इतनी आसान नहीं, क्योंकि देखें मैंने पहले भी जिक्र किया था इस बात का कि ईरान एक आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। वहाँ पे अगर आप बूट्स ऑन ग्राउंड भी कर देंगे, अगर आप आपकी फौजें उतर भी जाएंगी ईरान में, आप वहाँ पे एलिमिनेट कर भी देंगे लोगों को, तो आगे पूरी लाइन पड़ी हुई है जो कि उस आइडियोलॉजी पे चल रही है। तो वहाँ पे एक अपनी सेकुलर गवर्नमेंट लाना इतना आसान काम नहीं है, और लोग वैसे ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमेरिका के खिलाफ सेंटिमेंट्स रखते हैं, तो ये इतना आसान काम नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा गया और उसमें भी यही बोला है कि भाई यूएसए के पास कोई खास वजह नहीं है ईरान को अटैक करने की। न्यूक्लियर की जो इनको खतरे थे, इन्होंने वो जून में हमला करके उनकी साइट्स को वैसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब इनको ऐसा इमिनेंट थ्रेट नहीं है ईरान से। अब सऊदी अरब और टर्की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई डील हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब को भी इस बात का पता है कि अगर ईरान में रजीम चेंज होता है तो उसके बाद जो है वो यहाँ पे इजरायली इन्फ्लुएंस आएगा, और इजराइल के यूएई के साथ कुछ हद तक ताल्लुकात तो हैं, तो वहाँ पे सऊदी अरब जो है वो एक बैकफुट पे चला जाएगा। आपको पता है कि सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो है कुछ हद तक टेंशन चल रही हैं। अभी आपके सामने यमन की भी एग्जांपल है। तो ये सारे मामला हैं, इस वजह से सऊदी अरब अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान के ऊपर कोई अटैक ना हो। अब देखें, अमेरिका का ईरान में इंटरेस्ट ये है कि वो सिर्फ वहाँ पे जाके जो तेल के ज़खायर हैं उनमें इन्वेस्टमेंट्स करे और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटाई जाएँ, और जो भी उनकी इकॉनमी 650-700 अरब डॉलर पे खड़ी हुई है वो 1.5 अरब डॉलर की इकॉनमी बन जाए। लेकिन इजराइल का ये इंटरेस्ट नहीं। इजराइल वहाँ पे चाहता है कि पॉलिटिकल चेंज आए, वहाँ पे एक सेकुलर हुकूमत आए, और वहाँ पे इजराइल का जो है वो कंट्रोल हो, ताकि इजराइल को जो ईरान से एक थ्रेट है, न्यूक्लियर थ्रेट स्पेशली, वो खत्म हो जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ जो कर रहा है वो अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहा, यूएसए के इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहा, वो इजराइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि इजरायली लॉबी यूएसए में कितना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है, और उसकी जो कुंजी है वो नेतन्याहू के हाथ में। अब यहाँ पे आप देखें कि यूरोपियन यूनियन ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया ट्रंप को खुश करने के लिए। एक बड़े मशहूर एनालिस्ट हैं जेफरी सैक्स, उन्होंने सवाल उठाया कि यूरोपियंस कितने मुनाफिक हैं कि वेनेजुला में भी जाके अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद ईरान में भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब ग्रीनलैंड की बारी आती है तो ये लोग कहते हैं नहीं ग्रीनलैंड को छोड़ दो। यानी कि आप एक इंपीरियल पावर को दो अलग जगहों पे सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन जब आपके घर की बात आती है तो आप डर जाते हो, आप जाके बाकी मुल्कों के साथ डीले शुरू कर देते हो और ट्रंप को कहते हो नहीं इधर कुछ नहीं करना। तो ये मुनाफिकत होती है। मैं समझता हूँ कि यूरोप वैसे तो बहुत ह्यूमन राइट्स के ऊपर बातें करता है और बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बनता है, लेकिन यहाँ पे यूरोप का भी दोगलापन सामने आ गया है।